हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एबीसी। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक सिलेक्शन सीरीज की, ठीक है, जिसमें हम मैथ के पीवाईक्यू करेंगे। डेली आपके 10 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है ना। जो भी बच्चे आपको तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की या फिर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक सीरीज ये स्टार्ट की है, ठीक है। तो आइए जरा पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। साथ के साथ आपको भी कॉपी पेन लेके इसकी, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुत्र और पिता की आयु का योग जो है 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु आपको बतानी है। ये आपका सीएचएसएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं जरा कैसे इसका सोल्यूशन करके चले। तो दो तरीके हैं, या तो आप बाई मेथड चले या फिर आप ऑप्शन से चले, ठीक है। तो मैं पहला तरीका, यदि आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करते हो तो कैसे आप डील कर पाओगे। देखिए जरा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है ये आपसे पूछा गया है। और पुत्र की वर्तमान आयु यदि आपसे पूछा गया है तो मैं मान के चलता हूं पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 9 है। यानी सबसे पहले हमने अज्यूम किया पहला ऑप्शन है इसका, कि जो पहला ऑप्शन है ये हम मान के चलते हैं। यदि हम पुत्र की जो आयु है वो हम कितनी ले लें भाई, 9 एज आपकी ले लेते हैं। तो आप देखोगे पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का जोड़ जो है 52 है। इसका मतलब यदि आपकी सन की एज जो है वो 9 हो जाएगी, तो इनके पिता की जो एज है वो कितनी रह जाएगी भाई, इनके पिता की एज रह जाएगी 43। क्लियर। यानी इन दोनों का आयु का जो जोड़ है वो कितना है, 52 साल है। आइए फिर देखते हैं इसकी अगली कंडीशन क्या कहती है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना होगी। तो चलो चेक कर लेते हैं। 4 वर्ष बाद भाई, 4 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 13 और इसकी एज हो जाएगी कितनी भाई, 47। ठीक है। क्या यह 4 गुना बन रहा है, तो आप देखोगे ये 4 गुना आपका नहीं बन रहा है, और इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका गलत है। यानी ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। आइए जरा सेकंड ऑप्शन पर हम चलते हैं। अब सेकंड ऑप्शन देखिए शाबाश है। फिर से हमने देखा यदि हम सन की एज जो है 12 साल लेते हैं, सेकंड ऑप्शन 12 आपने ले लिया, तो पिता की एज कितना रह जाएगी, तो पिता की एज टोटल एज है इनकी 52, तो पिता की एज कितनी रह जाएगी भाई, 40 में। दोनों की टोटल एज 52 है, पिता की एज कितनी रह जाएगी, 40 रह जाएगी। चलिए, तो आप देखेंगे अगली कंडीशन हम इसके अंदर लगाते हैं। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इसकी एज हो जाएगी 16 और 4 वर्ष बाद इसकी एज हो जाएगी कितनी भाई, 44। तो क्या ये आपका मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोल रहा है 4 गुना आयु होनी चाहिए, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। आइए थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। थर्ड ऑप्शन यदि हम 10 साल यदि लेते हैं एज, तो देखिए सवाल क्या रहता है। यदि हम सन की एज 10 लेते हैं तो पिता की एज कितनी बचेगी भाई, आपकी 42, क्योंकि दोनों की आयु का जो जोड़ है वो कितना है, 52 साल है। आइए फिर से अगली कंडीशन क्या कहती है, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद बताइए सबासिन की एज, एक की एज हो जाएगी कितनी, 14, और एक की एज कितनी हो जाएगी भाई, 40। क्या फिर से ये आपकी 4 गुना की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपकी 4 गुना की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, गलत ऑप्शन है। तो एक ही ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है, जो कि कौन सा है, डी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलो चेक भी करके मैं बता देता हूँ। देखिए जरा, सन की एज यदि हम लेते हैं 8, ठीक है, सन की एज 8 लेते हैं, तो इनके पिता की एज कितनी हो जाएगी भाई, 44 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की आयु का जोड़ जो है 52 है। ठीक है। 4 साल बाद की कंडीशन देखते हैं। तो 4 साल बाद इसकी जो एज है वो 12 हो जाएगी और इसकी एज कितनी, 48। क्या ये 4 गुना बन रही है, बिल्कुल ये आपकी 4 टाइम्स बन रही है, और इसका मतलब ऑप्शन जो है वो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बना पाओगे। तो एक तो तरीका ये रहा कि आप बाई ऑप्शन चले गए। आप दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं, तो देखिए शाबाश है, रेशियो के अंदर आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। तो रेशियो के अंदर कैसे क्वेश्चन थे, देखिए शाबाश, दोनों की एज का जो अपने पास सम है वो आपका 52 साल है। यानी हम मान लेते हैं कि इनके पुत्र की जो एज है वो कितनी, एक्स है, तो इनके पिता की जो एज हो जाएगी, पिता की एज हो जाएगी भाई 52 माइनस, चलिए 52 माइनस एक्स। आगे कंडीशन लगाते हैं 4 साल बाद। तो भाई 4 साल बाद इनकी एज हो जाएगी x प्लस 4 और इनकी एज कितनी हो जाएगी, 56 माइनस एक्स। जैसे ही हम 4 साल जोड़ते हैं कितनी हो जाएगी, 56 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है। आगे कंडीशन क्या कहता है कि पिता की जो एज है, यानी अब जो पिता की एज है 56 माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर होगी, 4 गुना होगी किसका, पुत्र का। यानी 4 गुना x प्लस 4 आपने लिखा, और आप देखिए शाबाश है। अब इसको सोल्व कीजिए। 56 माइनस एक्स बराबर है 4x, प्लस में कितना आ जाएगा, 16। बेटा x एक साइड करेंगे, x एक साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x, और 16 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। जैसे ही आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा कितना भाई, 40। और यहां से जैसे ही आप कट करोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। यानी पुत्र की जो एज है वो कितनी होगी, 8 साल।
तो या तो फिर बेटा आप ये बेसिक मेथड लगाए, ठीक है, या फिर आप बाई ऑप्शन चले। इस क्वेश्चन के ये दो तरीके आपके बन सकते हैं, ठीक है। कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। आइए जरा अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब, ये भी आपका CHSL मेंस का क्वेश्चन ही है, ठीक है, जो 2024 में ही पूछा गया। 2023 का वैसे पेपर था, ठीक है, 2024 में आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आने की आपकी पूरी संभावना है यदि आप SSC CHSL का पेपर देते हो, RPF का पेपर देते हो, SI के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। कांस्टेबल में भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं जरा, क्वेश्चन आपने लगाया होगा, ठीक है, साथ के साथ लगाते रहो, देखते हैं जरा क्वेश्चन कैसा होगा, ठीक है। देखिए जरा, दो पाइप एक टैंक को अलग अलग क्रम से क्या है 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। इसका मतलब है पाइप ए जो है इस टैंक को भरता है 36 मिनट में और बी भर सकता है इसे 45 मिनट। ठीक है, हमने दोनों पाइपों को ए और बी नाम दे दिया, दोनों पाइपों को ए और बी नाम दे दिया, ठीक है। टैंक में लगा एक ड्रेन पाइप है, यानी एक ऐसा पाइप भी है जो पानी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। तीसरा पाइप और है जो पानी को खाली कर रहा है, तो मैं उसको मान लेता हूं कितना भाई, सी है। वो पाइप कितना है, सी है। और वो क्या करता है, वो क्या करता है 40 लीटर जो पानी है वो प्रति मिनट जो है यहां से ड्राउट करने लग रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपका निकालेगा 40 लीटर पानी पर मिनट के हिसाब से, ये इतना पानी बाहर निकाल रहा है। आइए अब साथ में क्या कर रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो ये टंकी जो है 1 घंटे में भर जाती है। इसका मतलब सिंपल, यदि मैं तीनों पाइपों को एक साथ हम चलाएंगे, ठीक है ना, और जब भी एक साथ की बात आएगी तीनों को प्लस करके लिख दे, चाहिए खाली करता हो चाहिए आपका भरता हो, क्लियर। तो तीनों पाइप यदि एक साथ चलते हैं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है, और 1 घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट में टंकी भर जाती है, सही है। 1 घंटे में यानी 60 मिनट में टंकी भर जाती है। अब देखिए साहब, सी जो है खाली करता है, तो हमें देखना है कि सी की इफिशिएंसी है कितनी, क्योंकि पर मिनट 40 लीटर पानी खाली कर रहा है, और उसी की वजह से हमें क्या मिलेगी, इसकी वॉल्यूम यानी कैपेसिटी हमें मिलेगी। चलिए देखते हैं जरा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, तीनों का हमने एलसीएम लिया, और तीनों का एलसीएम बताओ जरा जल्दी से कितना आएगा भाई, ठीक है। तीनों का एलसीएम बताइए साहब से कितना आएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि यदि अपने पास हमने 60 लिया, ठीक है, 60 के अंदर बेटा अपने पास 6 आ गया, ठीक है, और कितना आ गया इसका, और एक 2 आ गया, ठीक है, तो बचेगा कितना भाई आपका 3, ठीक है, 3 5 यानी 15। तो आप ले लो इसका एलसीएम, चलो अलग से निकाल देते हैं एक बार, 60 36 और कितना 45, ये आ जाएगा 180, यानी 180 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। आपका जो एलसीएम है वो कितना भाई 180, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 3 आएगा, 36 से डिवाइड करोगे तो 5, और 45 से डिवाइड करोगे कितना भाई 4। यानी इनकी इफिशिएंसी कुछ इस प्रकार से आ रही है, यानी तीनों मिलकर जो है वो 3 लीटर पानी क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जबकि ए अकेला भर रहा है कितना, ए अकेला भर रहा है कितना 5 लीटर, और जबकि बी जो है वो भर रहा है कितना भाई 4 लीटर, जबकि तीनों मिलकर जो भर रहे हैं वो कितना 3 लीटर। इसका मतलब तीसरा पाइप जो है वो खाली करने वाला है, क्योंकि बेटा यदि हम ए और बी को लेके चलते हैं, ए और बी को लेकर चलते हैं तो ये कितने लीटर पानी भरेंगे, ये 9 लीटर पानी भरेंगे, जबकि तीसरा पाइप जी इनके साथ मिल जाता है तो टंकी के अंदर सिर्फ कितना पानी भरा गया है, ये आपका 3 लीटर पानी भरा गया है, सही है। इसका मतलब आपने देखा क्या कि टोटल यदि ये 9 भर रहे थे और फिर भी लास्ट में 3 भर रहा है, तो इसका मतलब सी ने क्या किया होगा, ड्रेन आउट किया होगा 6 लीटर पानी, क्लियर। तभी तो आपका बचा हुआ कितना भाई 3। इसका मतलब जो है कि इसका मतलब जो है कि अपने पास जो सी है वो कितना लीटर खाली कर रहा है, 6 लीटर पानी खाली कर रहा है, यानी 6 की जो इफिशियंसी है वो खाली करने की है कितनी भाई 6 है। सी की इफिशियंसी जो खाली करने की है वो कितनी है, 6 है, ठीक है। अच्छा जी, यदि यह 6 लीटर खाली कर रहा है तो आप देखोगे कि ये कितने मिनट काम करेगा, तो टोटल टंकी यदि 180 लीटर की है तो ये काम करेगा कितने मिनट भाई, ये काम करेगा 30 मिनट, ठीक है। कितने मिनट काम करेगा, ये काम करेगा 30 मिनट भाई, ठीक है। ये कितने मिनट काम करेगा, ये 30 मिनट काम करेगा। चलिए
यदि ये 30 मिनट काम करेगा तो आप देखिए सभा से 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है, ये 40 लीटर पानी भरता है। और 1 मिनट में इसने 40 लीटर पानी भरा होगा तो 30 मिनट में कितना भरेगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे, 30 कर देंगे। और इसलिए आपका जो आंसर होगा वो कितना भाई, 1200 लीटर। बिल्कुल सही है। और इसलिए आपका जो आंसर है वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करके चलेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि जिसके अंदर भी लीटर पर मिनट आपका दे रखा है, आप ध्यान रखना है कि उसकी इफिशिएंसी हम फाइंड आउट करके चलेंगे, उसकी इफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करके चलेंगे। और वो हमने कैसे किया, तीनों मिलकर 1 घंटे में भर रहे थे। ए अकेला भर रहा था 36 मिनट में और बी भर रहा था 45 मिनट में। तीनों का हमने एलसीएम लिया, अलग अलग इफिशिएंसी हमारे पास आई। ए और बी जो है मिलकर 9 लीटर पानी भर सकते थे, लेकिन तीनों ने मिलकर भरा कितना भाई, सिर्फ 3। और इसका मतलब है सी ने कितना खाली किया होगा, तो सी ने खाली किया होगा 6। क्लियर। तो इसीलिए हमने देखा कि सी जो है वो 180 लीटर पानी को कितने समय में खाली करेगा। तो आपको देख पता चला कि भाई 180 डिवाइड बाई जैसे ही 6 हम करते हैं कितना आता है, 30 मिनट है। यानी सी अकेला यदि उस टंकी को खाली करता तो कितने समय में खाली करता, ये 30 मिनट में खाली करता। जबकि बेटा ये 1 मिनट में कितना खाली करता है, 1 मिनट में ये 40 लीटर खाली करता है। तो 30 मिनट में खाली करेगा 40 गुणा 30, यानी आपका जो आंसर है वो कितना भाई, 12। बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन कैसा होगा। देखिए शाबाश, ये भी आपका आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 के अंदर आपका हुआ। तो रेलवे और एसएससी जो है सेम पैटर्न के आपके क्वेश्चन पूछते हैं, कोई अलग आपका पैटर्न नहीं है। देखिए शाबाश, क्या है, इफ ए माइनस 1/a जो है 1 है, आपको वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए जरा, यदि आपने क्वेश्चन किए हैं अलजेब्रा के, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के किए होंगे और आपको ट्रिक भी पता होगा। नहीं पता तो मैं एक बार लिख देता हूं। देखिए सवाल से, यदि कहीं पर भी a माइनस 1/a के बराबर है, a माइनस 1/a के बराबर है, और कहीं आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू, तो कैसे हम निकालते हैं भाई, हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं और इसके अंदर क्या कर देंगे, 2 हम ऐड करके चलेंगे। बिल्कुल है, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, क्या वैल्यू दे रखी है आपको, आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो है के की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 है। तो के के स्थान पर कितना रखेंगे, के के स्थान पर रखेंगे भाई 1। ठीक है, के के स्थान पर हम रख देंगे 1। 1 का स्क्वायर आपका 1 प्लस 2, और इसलिए आपका जो आंसर है वो कितना भाई, 3। यानी 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन आप बना पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 4/5, 2/3, 5/7। यानी 4/5, 2/3 और 5/7 का आपको एलसीएम बताना है, लघुत्तम समावर्त बताना है। ठीक है ना, कैसे आप बताओगे एलसीएम पर। यदि कहीं फ्रैक्शन की चीजें आ जाएं तो एलसीएम निकालने का जो तरीका रहता है वो क्या रहता है, तो लिखिए सभा से, कहीं पर भी ऐसी चीजें हो तो जितने भी न्यूमरेटर हैं उनका हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का हम लेंगे भाई क्या, एलसीएम। न्यूमरेटर का हम लेंगे क्या, एलसीएम। ठीक है, न्यूमरेटर का लेंगे एलसीएम, और जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका हम क्या करेंगे, उनका हम फाइंड आउट करेंगे क्या भाई, एचसीएफ। जब भी कहीं इस प्रकार का क्वेश्चन है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, हम एचसीएफ फाइंड आउट करके चलेंगे। चलिए देखते हैं जरा, न्यूमरेटर आपको पता चला कितना है, 4, 2 और कितना 5। तो आपने देखा इसका जो आपका एलसीएम है 4, 2 और 5 का, वो कितना आएगा भाई, 20 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इनका जो एलसीएम है वो कितना भाई, 20। आप देखेंगे आगे क्या कि इनका एचसीएफ कितना है, तो 5, 3 और 7 का जो एचसीएफ होगा तो इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, और ऐसे नंबर्स के अंदर यदि कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो डिवाइड में कितना करेंगे भाई, 1 करेंगे, और इसलिए आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 20 सही आंसर है, बिल्कुल ही। ठीक है, कर पाओगे। तो कहीं पर भी यदि आपसे एलसीएम पूछा जाए जब भी कैसा हो, फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो तो एलसीएम इस प्रकार से निकालते हैं। यदि हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ तो इसको भी मैं लिखवा देता हूं। तो लिखिए, न्यूमरेटर का क्या करेंगे, न्यूमरेटर का हम एचसीएफ लेंगे, जबकि जितने भी नंबर डिनोमिनेटर में हैं उनका हम क्या करेंगे, एलसीएम। सिंपल सी बात यह है कि एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम होगा, और एचसीएफ है तो ऊपर क्या होगा, एचसीएफ होगा। बस इतना आपको ध्यान रख लेना है, और नीचे इसका क्या मिलेगा, आपको अपोजिट मिलेगा। नीचे
इसके अंदर क्या मिलेगा आपका ऑपोजिट, एलसीएम है तो एचसीएफ होगा नीचे और एचसीएफ है तो कितना होगा एलसीएम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द फ्रैक्शन फ्रॉम द वंस लिस्टेड बिलो दैट विल नॉट लीड टू ए रिकरिंग डेसिमल, यानी ऐसा फ्रैक्शन आपको बताना है जो रिकरिंग डेसिमल के अंदर ना आए, आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। रिकरिंग क्या क्या मतलब होता है? रिकरिंग का मतलब होता है जो चीज आपकी बार बार रिपीट करती है। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन किए होंगे बार बार। ठीक है, जैसे 0.3 के ऊपर क्या मतलब होता है 0.3333 इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो रिपीट करते हैं इनको हम कहते हैं क्या भाई रिकरिंग डिजिट। चलिए, लेकिन आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में कि बताइए सभा से ऐसे कौन सी फ्रैक्शन है, ऐसी कौन सी भिन्न है जो रिकरिंग है ही नहीं, यानी जो आपका रिपीटिशन नहीं करेगी। तो कैसे हम बता के चलते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा पॉइंट मेरा याद रखना है। क्या? यदि कहीं पर भी डिवाइड में, यदि कहीं पर भी डिवाइड में कहीं 2 हो, डिवाइड में कहीं आपका 4 हो, या कोई भी 2 का मल्टीपल, 2 4 या फिर कोई भी 2 का मल्टीपल, या फिर हम बोल दे डिवाइड में कहीं 5 हो, डिवाइड में कहीं आपका 10 हो, या फिर कोई भी ऐसा 5 का मल्टीपल जिसके साथ में नॉन प्राइम नंबर हो, जिसके साथ में नॉन प्राइम नंबर हो। चलिए, ऐसे क्वेश्चन कभी भी रिकरिंग डिजिट नहीं देते बेटा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी रिकरिंग डिजिट नहीं देते, इसका मतलब यहां पर रिकरिंग आपकी नहीं बनेगी। चलिए, लेकिन ऐसे नंबर जिनके डिवाइड में कोई प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर 5 को छोड़कर, चलिए 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है 11 आ जाए, तो ऐसे नंबर हमेशा ही क्या प्रोवाइड करते हैं? ऐसे नंबर हमेशा ही रिकरिंग डिजिट आपका प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा? सबसे बस हम देखेंगे क्या कि भाई रिकरिंग है या नहीं है, रिकरिंग है या नहीं है। तो आप देखिए शाबाश, पहले फ्रैक्शन को हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8, और एक 8 ऐसा नंबर है जो कभी भी रिकरिंग डिजिट नहीं देता, और इसका मतलब इसका आंसर जो होने वाला है वो कितना भाई ए आंसर होने वाला है। देखिए शाबाश, इसके अंदर देखते हैं तो जैसे ही हम कट करेंगे तो 2 से 3 बार, और 2 से गया ये कितनी बार भाई 28 बार, लेकिन आपको 28 के अंदर दिखा क्या 4 और 7, यानी आपको मिला 7, और जब भी कहीं आपका डिवाइड में 7 बचता है वो हमेशा रिकरिंग डिजिट देता है। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे फिर से आपका कितना आया 1/14 आया, और 14 भी जो है वो क्या है 7 का मल्टीपल है, और 7 का मल्टीपल है इसलिए ये कभी भी आपका क्या करेगा? हमेशा ही आपका ये रिकरिंग डिजिट देगा, और इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। जैसे ही आगे देखते हैं तो ये कितना आता है 1/7, और जहां पर भी 7 डिवाइड में है तो ये भी हमेशा क्या देता है? रिकरिंग डिजिट देता है, और इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला। तो मेरी 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है, कहीं पर भी डिवाइड में 2 4 या फिर आपका 5 10 या फिर कोई भी 5 का मल्टीपल आप बोल सकते हो, ऐसे कहीं आपके क्वेश्चन आए तो वहां पर कभी रिकरिंग डिजिट नहीं होता। लेकिन जब भी डिवाइड में 3 7 9 11 13 वगैरह आपको मिले तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही क्या देते हैं? रिकरिंग वैल्यू देते हैं। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए जरा अगला क्वेश्चन सिंपल डेसिमल का क्वेश्चन है कि आपको डेसिमल लगा के बताना है कहाँ आएगा। देखिए समझ कैसा है, 123,356 43788 ये इसका आंसर दे रखा है, और आपको बताना है दशमलव लगा के इसका आंसर कितना बनेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जैसे ही कहीं पर भी 2 चीजों की मल्टीप्लाई होती है तो दशमलव के अंक क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। सही है, दशमलव के अंक क्या हो जाते हैं भाई? जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन को समझना है सिर्फ भाई मल्टीप्लाई तो अगले वाले ने कर ही रखी है, आपको सिर्फ डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल हम कैसे लगाए चेक करते हैं जरा। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, और यहाँ पर बेटा 3 अंक बाद दशमलव है, और इसका मतलब जैसे ही हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आपकी 5 अंक बाद क्या मिलेगी? आपको डेसिमल मिलेगा, और टोटल आपका 5 अंक बाद डेसिमल मिलेगा। तो चेक कर लीजिए जरा, 5 अंक का मतलब 2 2 4 और 1 5, यानी हम दशमलव लगाएंगे यहाँ पर। तो दे देखिए सब कौन सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, डेसिमल आपको लगानी है। ठीक है, आइए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबस, 2 संख्याएं ए और बी ऐसी है कि ए के 10% और बी के 8% का जो जोड़ है
वो ए के 12%, ए के 12% और बी के 16% के जोड़ के बराबर है। जोड़ के योग का सॉरी 3/5 है। ए रेशियो बी आपको बताना है, ये भी CHSL 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं जरा, और आप भी कोशिश करो, यदि आपने परसेंटेज किया है या रेशियो के क्वेश्चन किए हैं तो आपने ऐसे जरूर क्वेश्चन बनाए होंगे भाई। ठीक है, आइए मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। चलिए, ए का हमें 10% लेना है, तो ए का 10% हमने लिया। साथ में बी का 8% लेना है, तो बी का हमने 8% लिया। इन दोनों का जोड़ करना है, दोनों का हमने जोड़ किया। ठीक है, आगे ए का 12% यानी ए का हमने 12% लिया। ठीक है, और साथ में बी का हमने 16% लिया, बी का भाई 16% है। इन दोनों का भी जोड़ बोला गया है, तो इन दोनों का अभी हमने जोड़ किया, का 3/5 है। यानी ये जो पहले वाली वैल्यू आएगी ये दूसरी का क्या है, 3/5 है। यानी दूसरी वैल्यू का यदि हम 3/5 कर दे तो क्या हमें पहले वाली वैल्यू मिल जाएगी। यानी दूसरी वैल्यू का क्या हम 3/5 कर दें तो क्या पहले वाली वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि कंडीशन ऐसी ही बोल रखी है। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं कि यदि कहीं ए रेशियो बी बनाना है तो भाई ए वाली चीजें हम एक साइड करेंगे और बी वाली हम एक साइड करके चलेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज को हर तरह से क्या करेंगे, सोल्व करके चलेंगे। आप देखेंगे परसेंटेज जैसे ही सोल्व करेंगे, डिवाइड में आपका 100 आएगा, यहां पर भी 100 आएगा, यहां पर भी 100 आएगा और यहां पर भी 100 आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज कॉमन निकाल के कट कर सकते हो। तो हमने किया भाई, परसेंटेज सारा कट गया। ठीक है, परसेंटेज हमने कट कर दिया। आगे क्या करेंगे भाई, 5 यदि डिवाइड में है तो इस साइड क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50 है। अगली चीज 5 8 आपका हो जाएगा भाई 40 भी। आगे देखिए शाबाश, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 3 36 है, और साथ में 16 3 कितना भाई 48 भी। ए वाली चीजें एक साइड करेंगे, बी वाली एक साइड, तो आप देखोगे 36A दूसरी साइड जाके कितना बचेगा आपका, 14A बचेगा, और 40 दूसरी साइड जाके कितना बचेगा, 8 भी। और इसका मतलब बेटा यदि आपने रेशियो किया है तो ये रेशियो भी आसानी से बन जाता है। क्या करेंगे, कोफिशिएंट इंटरचेंज करके चलेंगे, यानी 8 रेशियो कितना 14, और 2 से जैसे ही कट करेंगे कितना आ जाएगा 4, और यहां पर कट करेंगे कितना भाई 7। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, 81 और 27 का तीसरा अनुपातिक क्या है। यानी आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताना है 81 और भाई 27 का थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, कंडीशन आपको याद होगी, जब भी कहीं थर्ड प्रोपोर्शन है तो एक फार्मूला आपको याद होगा कि बी स्क्वायर बराबर कितना होता है AC। बी स्क्वायर बराबर कितना भाई AC, जहां पर C जो है ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है, A जो होता है ये आपका फर्स्ट होता है, और B जो है ये आपका कैसा भाई, ये आपका मिडल प्रोपोर्शन होता है, मिडल प्रोपोर्शन। तो बस कंडीशन लगाइए जरा। तो इसका मतलब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो ये वैल्यू बेटा किसकी है, ए की है, और ये वैल्यू किसकी भाई, बी की। थर्ड हम निकाल के चलेंगे, तो चलिए लगाइए, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर, जो हम लिख सकते हैं 27 गुणा कितना भाई 27। साथ में बेटा ए कितना है, 81 है, और सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए लगाइए, 27 से जैसे ही कट करेंगे 3 बार, और 3 दूसरी साइड जाके कितने कट करेगा भाई 9 बार, और इसलिए सी का जी आपके वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करके चलेंगे। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन और एक आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम की गई तो उसकी बिक्री जो है X% बढ़ गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा। x का मान हमें बताना है, कैसा होगा भाई इसका मान। चलिए देखते हैं जरा कैसे करके चले इस क्वेश्चन को। यदि आपने परसेंटेज किया है तो एक छोटी सी बात आपको पता होगी, जब भी हम किसी चीज का प्राइस लेते हैं, प्राइस, और साथ में यदि हम उसकी क्वांटिटी देखते हैं कि कितनी हमें बिक्री की है, कितनी हमने बिक्री की है, और वही आपका जो है टोटल जितना भी रिसिप्ट होता है, यानी जितने भी रुपए हमें मिले हैं वो हमें पता चलता है। ठीक है, टोटल रुपीज, यानी टोटल रिसिप्ट बोल दे या रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, और रेवेन्यू जो है वो इसी के बराबर होता है। यानी किसी चीज का प्राइस इनटू क्वांटिटी जो है वो रुपीज के बराबर होती है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया कि जो आपकी प्राइस है ये 20% कम होगी। प्राइस जो है ये आपका हमने क्या कर दिया, 20% कम कर दिया। ठीक है, आगे उसकी बिक्री, बिक्री जो है वो क्या होगी, X% बढ़ गई, यानी क्वांटिटी जो है हमने कितनी बढ़ा दी इसकी X%।
साथ में यदि राजस्व प्राप्ति 25% की वृद्धि होती है, यानी टोटल रुपीज में जो चेंज है वो 25% की क्या है, वृद्धि है। तो देखिए शाबाश, ऐसा क्वेश्चन यदि कहीं आ जाए कि बाकी तो आपको पता होगा क्या, यदि कहीं पर भी लास्ट वाली वैल्यू लगानी पड़ती है तो हमेशा हम ए बी रूल लगाते हैं, लेकिन यदि कहीं बीच की वैल्यू लगानी पड़ जाए, और ऐसे क्वेश्चन आजकल डिमांडिंग में है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए शाबाश है, सबसे पहले मैं मान लेता हूं ये आपका ओल्ड प्राइस है या ओल्ड चीजें हैं, और ये आपकी क्या है, न्यू है। तो मैं मान लेता हूं यदि इनका ओल्ड प्राइस आपका 100 था, तो अब जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 20% कम, यानी कितना होगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, पहले जो प्राइस था 100 था, तो अब कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। साथ में आप देखिए शाबाश है, टोटल रुपीज जो है, तो मैं लिख देता हूं ये प्राइस की बात थी, आगे मैं लिखता हूं टोटल रुपीज की बातें। तो टोटल आपके रुपीज जो है वो 25% क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, यानी रेवेन्यू पहले 100 था तो अब कितना होगा, 125 होगा। पहले 100 था तो अब कितना होगा, ये आपका 125 हो जाएगा। और हमें बतानी है इसकी क्वांटिटी यानी बिक्री के बारे में। तो यदि हम बिक्री या क्वांटिटी के बारे में बताएं तो कैसे पता चलेगा, तो आपको पता है यदि हम क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, प्राइस दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा, यानी हमें सिंपल रेवेन्यू को क्या करना है, प्राइस से डिवाइड करना है। रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड करना है, तो रेवेन्यू को कीजिए जरा प्राइस से डिवाइड, यानी 100 से 100 को डिवाइड करोगे तो कितना भाई, 1, और साथ में 125 को 80 से डिवाइड करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सही है, इसका मतलब है यदि हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, ये 25 पर और ये कितना हो जाएगा, 16 पर। और यदि हम रेशो बनाएं तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कितना हो जाएगा, 16 रेशो कितना, 25 में। यानी आपकी बिक्री पहले 16 थी तो अब कितनी होगी, 25। ठीक है, यानी पहले आपकी क्वांटिटी जो है 16 बिकती थी, तो अब ये क्वांटिटी बिकेंगी भाई 25। और यदि कहीं ऐसा चेंज है तो बताओ जरा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ होगा भाई, इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, कितने का इंक्रीज हुआ है, तो ये इंक्रीज हुआ है कितने का भाई, 9 का। किसके ऊपर है, ये है भाई 16 के ऊपर, और हमें तो बताना परसेंटेज में, यानी 100 पर कितना हुआ है तो मल्टीप्लाई में 100 करके चले। बस इसे कट कीजिए और आंसर बनाइए शाबाश। 4 से कट कर देते हैं, ये 25, 25 निमा कितना भाई, ये हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 4, और जैसे ही इसे सोल्व करेंगे 4 5 20 हो जाएगा, 4 6 24, और ये आपका 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी आपका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो कितना होगा, 56.25 होगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, ये आपकी सीरीज 10 क्वेश्चंस की लगातार चलती रहेगी। ठीक है, आप लगातार बने रहे, डेली आपकी क्लास होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।